Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के लास्ट टॉपिक्स के बारे में, जिसके अंदर मैंने जो भी लास्ट टॉपिक थे, इन 3-4 टॉपिक थे, उनको सबको इंक्लूड कर एक ही सिंगल उसमें वीडियो में सबको जो है डाल दिया गया है. अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आप इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालती रहती हूँ. अभी सबसे पहले सीटेट का सिलेबस मैंने कंप्लीट करा है, उसके बाद मैं आपकी केवीएस एंड DD+B की प्रिपरेशन में भी आपकी फुल जो है हेल्प करूँगी. सीटेट से जितने भी CDP की पेडागोजी के कंसेप्ट थे वो सब मैंने अपने इस चैनल पर डाल दिए हैं. अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखी तो आप चाहो तो वो वीडियोज़ भी दे सकते हो. सो लेट्स बिगिन. जो हमारा टॉपिक है, अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस, कॉग्निटिव एंड इमोशंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंट. ये सारे टॉपिक मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करे हैं. तो जो फर्स्ट है, अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये क्या है? अल्टरनेटिव कंसेप्शन आर ऑल्सो नोन एज मिसकंसेप्शन, आर आइडिया दैट चिल्ड्रन hold about the world that differ from the generally accepted scientific और educational explanation. यानी क्या है, जो अल्टरनेटिव कंसेप्शन है उसको हम मिसकंसेप्शन भी बोलते हैं. वो आइडिया, वो कंसेप्शन जो बच्चों के दिमाग में या फिर एडल्ट के दिमाग में होता है किसी चीज़ को लेकर, किसी इंफॉर्मेशन को लेकर, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही डिफ़र होता है किससे, साइंटिफिकली और एजुकेशनल एक्सप्लेनेशन के थ्रू. यानी जो साइंटिफिकली चीज़ें प्रूफ है उसके थ्रू, और जो एजुकेशनल चीज़ें प्रूफ है उसके थ्रू जो है बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि होल जो है गलत हो, यानी कि पूरा गलत हो, ज़रूरी नहीं है. हो सकता है कुछ पार्ट्स गलत हो या फिर थोड़ा डिफरेंट हो, या फिर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसके पास नॉलेज ना हो, ठीक है. ये सब चीज़ें हो सकती है. दिस कंसेप्शंस आर ऑफन बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस. जो कंसेप्शन है बच्चे का, जो मिसकंसेप्शन है या फिर अल्टरनेटिव कंसेप्शन है, वो बच्चे की पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाव पर हो सकता है, प्रायर नॉलेज के बिहाव पर हो सकता है, बच्चे की इनिशिएटिव जो अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे जो लगता है मेरे अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है, ये सब हो सकते हैं. एंड दे कैन हाइंडर लर्निंग बाय क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल टू एक्वायर न्यू नॉलेज. और जो ये सब जो है, जो बच्चे का अल्टरनेटिव कंसेप्शन है, जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के थ्रू, अल्टरनेटिव एजम्पशन के थ्रू, इनिशिएटिव के थ्रू, प्रायर नॉलेज के थ्रू, पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चे के पास जो नॉलेज है, जो मिसकंसेप्शन है या फिर अल्टरनेटिव कंसेप्शन है, ये बच्चे की नई नॉलेज को बच्चों को गेन करने में क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है, ऑब्स्टेकल है ये, ठीक है. सो नेक्स्ट, व्हाट दे आर. तो ये अल्टरनेटिव कंसेप्शन क्या होता है? सो एज आई सेड कि अल्टरनेटिव कंसेप्शन आर नॉट नेसेसरली रॉन्ग, कि इसका ये नहीं कि गलत ही है, ठीक है, इन द सेंस ऑफ बीइंग कम्प्लीटली फॉल्स, कि पूरा तरीके से कम्प्लीटली गलत है, बट दे आर इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट. ये हो सकता है कि वो इनकम्प्लीट हो या फिर इनएक्यूरेट हो, यानी सही ना हो, इनकम्प्लीट हो, कंपेयर टू एस्टैब्लिश साइंटिफिक और एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग. यानी जो साइंटिफिकली जो चीज़ें हैं, जो प्रूवन है, उसके मुकाबले वो जो है अधूरा हो, इनएक्यूरेट हो, इनकम्प्लीट हो, ठीक है फ्रेंड्स. ये उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव कंसेप्शन. ये मैटर क्यों करता है? वाई दे मैटर? दे कैन इम्पीड लर्निंग. ये जो है लर्निंग में बाधा डालते हैं, बिकॉज स्टूडेंट मे नॉट रिकोगनाइज दैट देयर एग्जिस्टिंग आइडियाज आर इनएक्यूरेट. क्योंकि बच्चे कई बार ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि मे बी जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, मे बी जो उनकी इनिशिएटिव है या फिर उनके पास जो नॉलेज है वो अधूरी हो, फिर इनएक्यूरेट हो, सही ना हो, ठीक है. एंड दे मे बी डीपली इनग्रेन्ड, और हो सकता है उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को डीपली अपने अंदर इनग्रेन कर लिया है, डीपली अपने अंदर आत्मसात कर लिया, उन्होंने उस चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड कर लिया, मान लिया कि हाँ ये ऐसी ही है. और दे मे लीड स्टूडेंट टू मिस इंटरप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से बच्चे जो न्यू इन्फॉर्मेशन को सही नहीं मानते हैं, उनको लगता है कि गलत है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है. हाउ दे अराइज, ये किस किस वजह से होती है? तो फर्स्ट जो है, हम सबको पता है कि रोट लर्निंग, जब रटाफिकेशन करते हैं, मेमोराइजिंग फैक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग कंसेप्ट, यानी कंसेप्ट को बिना समझे कि किस वजह से क्या चीज़ है, क्यों है, सिर्फ कंसेप्ट को जो है मेमोराइज कर लेना, फैक्ट को मेमोराइज कर लेना, रट्टा मार लेना, उसको बोलते हैं रोट लर्निंग की वजह से होता है. टेक्स्ट बुक एंड अदर सोर्सेज, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन अ वे डेट माइट नॉट बी एंटायरली एक्यूरेट और कम्प्रिहेंसिव. मे भी हो सकता है कि इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रोवाइड की गई है कि या तो वो पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, या फिर इस जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से जो है हमको ठीक तरीके से जो है प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, सही तरीके से समझा नहीं पा रहा है, जिस वजह से जो है मिसकंसेप्शन हो जाता है.
और क्या है, डेली लाइफ एक्सपीरियंस। डेली लाइफ एक्सपीरियंस में जैसे ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड दैट मे नॉट अलाइन विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। यानी कि बच्चा जो ऑब्जर्व कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, जो समझ रहा है अपने आसपास की दुनिया को, वो उस चीज़ को सेम टू सेम जो है अपने अंदर आत्मसात कर रहा है। साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैं अगर शॉर्ट्स में बताऊँ तो जैसे कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण से रिलेटेड जो मम्मियाँ कहानी सुनाती हैं, ठीक है, मम्मियों की कहानियाँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, और जो साइंटिफिकली रीज़न होता है उस चीज़ का, सूर्य ग्रहण का और चंद्र ग्रहण का, वो क्या होता है, बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, ये होता है। फिर क्या है, लैक ऑफ हैंड ऑन एक्सपीरियंस। बच्चा ने खुद से चीज़ें करके नहीं सीखी है, तो बस उसने ओरली ज्ञान लिया है, तो हो सकता है उसको तब भी चीज़ें ना समझ में आई हो, फिर ठीक तरीके से वो कॉम्प्रिहेंस नहीं कर पाया हो, ये है। नेक्स्ट इज हाउ टीचर कैन एड्रेस देम। अब टीचर इस चीज़ को कैसे एड्रेस करेगा, किस तरीके से उस चीज़ को ठीक करेगा, किस तरीके से उस चीज़ को जो है अपने टीचिंग लर्निंग मेथड के थ्रू बच्चों को देखेगा। फिर एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट देम। इसमें क्या होगा कि रिकॉग्नाइज द अल्टरनेटिव कंसेप्शन आर नॉर्मल एंड कैन बी वैल्यूड एज स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ फॉर लर्निंग। यानी पहले तो उसको एक्नॉलेज करेगा, कि उसको मानेगा, एक्सेप्ट करेगा कि अल्टरनेटिव कंसेप्शन, कि बच्चे का चीज़ों को कुछ डिफरेंट तरीके से समझ लेना, बल्कि हम भी कई चीज़ों को कुछ अलग तरीके से समझ लेते हैं, मीनिंग कुछ और होता है। तो ये क्या बिल्कुल नॉर्मल है, और ये वैल्यूएबल भी है। वैल्यूएबल क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका मतलब ये कि बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, और लर्निंग के स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि बच्चा चीज़ों को सही समझेगा, गलत समझ रहा है, पर कुछ तो समझ रहा है ना, मतलब वो अपना माइंड यूज़ कर रहा है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट द रीज़न बिहाइंड देम। टीचर कोशिश करेगा कि क्या रीज़न है बच्चे की मिसकंसेप्शन का, क्यों बच्चा इतनी चीज़ें नहीं समझ पाया है। क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो चीज़ों को समझते नहीं हैं, वो सीधा रटिफिकेशन, रोट मेमोराइजेशन करते हैं। फिर कन्फ्रंट दैम। ठीक है, इसमें क्या, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू एग्जामिन एंड चैलेंज देयर ऑन आइडिया। टीचर बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि बच्चे अपने आइडिया को चैलेंज करें, उसको एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, यूज़ हैंड ऑन एक्सपीरियंस अप्रोच, इंगेज स्टूडेंट इन एक्टिविटीज़ दैट अलाउ दैम टू एक्सप्लोर एंड लर्न थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इसमें आपको सबको समझ में आ ही रहा है कि टीचर बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेगा जहाँ पे बच्चा जो करके चीज़ें सीखेंगे, और बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा चीज़ों का। रीएनफोर्स द करेक्ट नॉलेज, और जो बच्चे की करेक्ट नॉलेज है, जो बच्चा सही तरीके से चीज़ों को समझेगा, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी, तो उस चीज़ के लिए टीचर जो बच्चों को रीएनफोर्समेंट देगा, बच्चों को अप्रिशिएट करेगा। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एरर्स एंड मिसकंसेप्शन। बच्चे जो एरर और मिसकंसेप्शन है, ये सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो क्या है। आर हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ऑब्स्टेकल है, ठीक है, बाधा है। फिर सेकेंड है, शुड बी इग्नोर्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इग्नोर करना चाहिए हमें इसको, नहीं। सिग्निफाई दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज़ आर फार इन्फीरियर टू दैट ऑफ एडल्ट, ये बताते हैं कि बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो जो है बहुत ज़्यादा कम है एडल्ट से सीखने की। फिर क्या है लास्ट, आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप है किसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो हमारा राइट आंसर होगा ये फोर्थ वाला। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन लर्निंग प्रोसेस। बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है किसमें, लर्निंग प्रोसेस में। अब देखते हैं कैसे हैं। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एरर इज़ अ क्रूशियल स्टेप इन लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, कि बच्चे के एरर का समझना क्या है, एक क्रूशियल है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, कि बच्चे की क्या थिंकिंग है, इसको जानने में हमारी हेल्प करता है। एंड अलाउ टीचर्स टू टेलर इंस्ट्रक्शंस टू इंडिविजुअल नीड्स, और ये हेल्प करता है कि टीचर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो है टास्क बनाए, नीड के अकॉर्डिंग बच्चे के लिए एक्टिविटी डेवलप करे, लेसन प्लान बनाए, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग टीचर बच्चे की हेल्प करे चीज़ों को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सीखने के लिए। ठीक है, अब किसी बच्चे को वर्णमाला ही नहीं आती है, क ख ग आ ही नहीं आता है, तो चीज़ें बच्चों को रीडिंग कैसे सिखा सकती है। कुछ बच्चे को जो दो अक्षर के शब्द, 3 अक्षर शब्द आते हैं पढ़ने, तो टीचर बच्चों को मात्रा सिखाएगी। लेकिन जिस बच्चे को रीडिंग ही नहीं आती, टीचर अगर उसको बोलेगी बेटा रीडिंग करो, तो नहीं कर पाएगा ना। तो ये चीज़ होती है, बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं, मतलब क्या है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि बच्चे सीख रहे हैं, और टीचर की वो हेल्प करते हैं देखने में कि बच्चे को कहाँ नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा।
Errors are not simply mistakes but rather indicator the where a child's understanding may be lacking or where misconception exist. ठीक है, वही इसने बताया कि एरर मतलब ये नहीं कि बच्चा मिस्टेक करे, इसका मतलब ये है कि बच्चे को कहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आई और कहाँ पे मिसकंसेप्शन हो गया है. By analyzing their error, teacher can better understand how children learn and provide appropriate support and feedback to help them develop a deeper understanding. वही जो मैंने बोला कि जैसे बच्चे की मिस्टेक्स होती है, एरर होता है, उसको देख के टीचर जो है उनके अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान करेगा, बच्चे को जो अप्रोप्रिएट सपोर्ट देगा, फीडबैक देगा ताकि बच्चे की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके. एरर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्या है? व्हेन चिल्ड्रन मेक एरर, जब बच्चे गलतियाँ करते हैं, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू लर्न एंड रिफाइन देयर अंडरस्टैंडिंग. ये उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि वो सीख रहे हैं. ठीक है, गलतियाँ हमसे कब होती है? जब हम कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं. अगर हम कुछ चीज़ सीखेंगे तो फिर गलतियाँ भी नहीं होंगी. एंड रिफाइन देयर अंडरस्टैंडिंग, जो उनकी समझ है, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उसको भी दोबारा दोबारा वो रिफाइन करते रहते हैं, नई नई उसके अंदर चीज़ें ऐड करते रहते हैं, सही कंसेप्शन को मायने बिठाते रहते हैं, जो फॉल्स कंसेप्शन होता है उसको हटाते रहते हैं. इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ फेलियर बट रेदर अ साइन दैट दे आर एक्टिवली इंगेज इन लर्निंग प्रोसेस एंड ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द मटेरियल. इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे लर्निंग प्रोसेस में पिछड़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा. इसका मतलब ये है कि बच्चा एक्टिवली इंगेज्ड है, शामिल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और वो चीज़ों को समझने की, जानने की कोशिश कर रहा है. एरर आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. इट कैन बी रिफर टू एज अ डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट रिस्पॉन्स एंड द आंसर वन. एरर जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, किसका? लर्निंग प्रोसेस का. इसको हम इस तरीके से दे सकते हैं कि एरर ही हमें बताते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ जो है गलत है. एरर हुआ मतलब कि ये चीज़ गलत है और जो सही है वो क्या है? सही चीज़ और गलत चीज़ों में क्या डिफरेंस है, वो चीज़ हमें एरर ही बताते हैं. एरर इन लर्निंग कैन बी कोज ड्यू टू टेक्निकल फेलियर. जो लर्निंग में एरर वो किस वजह से हो सकते हैं? टेक्निकल फेलियर की वजह से हो सकते हैं. इनएडुकेट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन वो सही नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुँचाएगी. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आई है. इफ़ यू रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, हो सकता है कंसेप्ट को ठीक तरीके से नहीं समझा गया हो. की पॉइंट क्या है? एरर दैट चिल्ड्रन मेक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस कैन बी सीन एज ए नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. वही हमने बोला कि नॉर्मल और एक्सेप्टेबल पार्ट जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है कि बच्चे धीरे धीरे चीज़ को सीखते हैं, समझते हैं. मिस्टेक एंड एरर मेड बाय स्टूडेंट शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड एंड देयर थिंकिंग. ठीक है, कि जो बच्चे जब गलतियाँ करते हैं वो हमारे लिए क्या है? एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है बच्चे की थिंकिंग, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए. चिल्ड्रंस एरर क्या है? इनिशियल स्टेप है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. गिव इंसाइट इनटू चिल्ड्रंस थिंकिंग, हेल्प टीचर टू अवेयर लर्नर्स लर्निंग स्टाइल. बच्चे का क्या लर्निंग स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग टीचर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाएगी, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाएगी. ठीक है, आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट इट हैव द अंडरस्टैंड द चाइल्ड. यानी कि इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट मानना चाहिए क्योंकि ये हेल्प करता है बच्चे को समझने में. फिर कॉग्निशन एंड इमोशन. कॉग्निशन और इमोशन जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है. ठीक है, कॉग्निशन मतलब यहाँ पे माइंड से है, ब्रेन से है. ठीक है, और इमोशंस हमारी फीलिंग्स हैं. कॉग्निशन में हम सोचते हैं, सीखते हैं, मेमोरीज होती हैं और इमोशंस हमारी फीलिंग्स होती हैं. हम सब जानते हैं कि हमारे जो इमोशंस होते हैं हमारे माइंड को, हमारी थिंकिंग एबिलिटी को, हमारी लर्निंग एबिलिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. अगर आप अंदर से जो है हैप्पी फील नहीं कर रहे हो तो आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से सोच नहीं पाओगे, आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे, आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे, आप लर्न नहीं कर पाओगे चीज़ों को, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है, आप सब प्रिपरेशन कर रहे हो सीटेट की, किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, एस्टेट की, रीट की, पर आपको पता होगा जिस दिन आप उदास होते हो, सैड होते हो, उस दिन आपको बहुत कुछ चीज़ें लर्न नहीं होती हैं, माइंड ठीक से वर्क नहीं करता है. सेम थिंग तब भी है जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, तब भी आप एक्साइटमेंट होते हो, ज़्यादा एक्साइटेड होते हो और आपका माइंड तब भी वर्क नहीं करता है. हमारी इमोशंस हमारी कॉग्निशन एबिलिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. अगर आपके इमोशनल नॉर्मल हैं तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को समझ पाओगे, अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे, प्लानिंग कर पाओगे, डिसीजन मेकिंग कर पाओगे. लेकिन वहीं अगर आपके इमोशन बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब है, ऊपर है, नीचे, लो फील कर रहे हो, हाई फील कर रहे हो, उस टाइम जो है आपकी जो कॉग्निशन एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं माइनस में चले जाती है, नेगेटिव हो जाती हैं, आप उतने अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं कर पाते हैं. और दिस इज़ द फैक्ट कि कॉग्निशन एंड इमोशन के एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटिव है. ठीक है फ्रेंड्स, सो अब हम स्टार्ट करते हैं. क्या है ये? कॉग्निशन एंड इमोशन आर intricately linked and
कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है। ये दूसरे लिंक हैं और स्ट्रिक्टली इंटरेक्ट करते रहते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे हमारे इमोशन और कॉग्निशन जो है बिहेव करते हैं। कॉग्निशन रिफर्स टू मेंटल प्रोसेस, कॉग्निशन मतलब मेंटल प्रोसेस से है, जैसे कि थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, ठीक है। वाइल इमोशंस एनकम्पसेस फीलिंग, इमोशन में फीलिंग्स आती हैं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ही ज़्यादा, यानी जो हमारा हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं वो सब चीज़ें आते हैं। वाइल ट्रेडिशनली व्यूड एज सेपरेट, मतलब पहले ऐसा माना जाता था कि दोनों क्या अलग अलग चीज़ें हैं, कि माइंड वर्क तो करता ही करता है, चाहे हम रो रहे हो, हंस रहे हो, हमारे अंदर कितनी दुख के बाढ़ आ रखी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर माइंड इज़ डिफरेंट। बट आज रिसर्च क्या बताती है, रिसर्च कहती है कि नाउ रिकॉग्नाइज अ डायनेमिक, ही डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, ये डायनेमिक प्रोसेस है, बाई डायरेक्शनल है, यानी एक दूसरे से लिंक है, रिलेशनशिप है कॉग्निटिव का, और ये जो कॉग्निशन इन्फ्लुएंस इमोशन एंड वाइस वर्सा, जो हमारे माइंड है, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हमारे इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, और हमारे इमोशंस हमारी थिंकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। लाइक अगर मान लीजिए आपको जो है किसी किसी पर्सन की ना तबीयत ख़राब है, मान लीजिए किसी को फीवर ही हो रखा है, ठीक है, और जिसको फीवर हुआ है ना वो आप उसको ना पसंद नहीं करते हो, ठीक है, आप यू नॉट लाइक द पर्सन जिसको फीवर हुआ है, तो आपका माइंड क्या बोलेगा, फीवर हुआ है, आपने सुन लिया, ऑर्गलाइट, आपको कोई चीज़ ना फील नहीं होगी कि आप उस चीज़ से अफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगर किसी ऐसे पर्सन को फीवर हुआ है, बीमार है, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, फिर जिससे आपका कोई लिंक नहीं है, आप उससे जो ताल्लुकात नहीं रखते हो, तो आपके इमोशंस पे ज़ीरो इफेक्ट पड़ेगा, यू विल कंटिन्यू टू योर वर्क। बट वही आपके किसी क्लोज वन को फीवर हुआ है, ठीक है, आप उसको देखकर, उसके हाथ को देखकर आपको दुख हो रहा है, आप इमोशनली ब्रेक डाउन फील कर रहे हो, नॉट जस्ट अ फीवर, लाइक कुछ प्रॉब्लम होगी ज़्यादा ही, तो आप बहुत ज़्यादा अंदर से ही आपको बहुत दुख दुख फील हो रहा है, रोन जैसा आ रहा है, तो आप अपने आपका माइंड भी जो है ना उस टाइम ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये इफेक्ट पड़ता है इमोशंस का, ये मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज जो रिलेशनशिप होता है कॉग्निशन इमोशन का, वो बाई डायरेक्शनल, ठीक है, और अ डायनेमिक इंटरप्ले, यही यहाँ पे इन्होंने बताया ना बाई डायरेक्शनल वाला, ये वाला बाई डायरेक्शनल, ठीक है, एंड कॉग्निटिव इंटरप्ले, यानी कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ये सब रहता है। कॉग्निशन एंड इमोशंस अब बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप रहता है, ये सब मैंने बताया दिया। कॉग्निटिव प्रोसेस कैन ट्रिगर, रेगुलेट एंड शेप आवर इमोशन रिस्पॉन्स, देखा, जो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस है, हमें पता होता है कि हमें कहाँ रिस्पॉन्स करना है, कितना रिस्पॉन्स करना है, वो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करती है, रेगुलेट करती है, शेप प्रोवाइड करती है। जैसे कि हाउ वी प्रेज अ सिचुएशन और कॉग्निटिव, हम किसी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, किसी की अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, वो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस पर डिपेंड करती है। कैन डिटरमाइन वेदर वी फील फियर, एंगर और जॉय, वो उसी के अकॉर्डिंग हम अब डर जाते हैं, गुस्सा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खुश होते हैं, ठीक है। अगर हमारा माइंड शांत है ना और हमारा माइंड अपने कंट्रोल में, तो हम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पर अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब है तो हम अपने इमोशंस को कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर हम किसी चीज़ से इमोशनली अटैच्ड है तो वो हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कब किस सिचुएशन पे हमें बैक ऑफ ले लेना है, कि हमारा माइंड ख़राब ना हो जाए, हमारे इमोशन का इतना ज़्यादा इम्बैलेंस ना हो जाए कि हमारा सब कुछ ना ख़राब ना हो जाए। आपको पता होना चाहिए आपको किस हद तक कौन सी चीज़ सहन करनी है और कहाँ पर स्टॉप कर देना है। सो नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन एंड लर्निंग। हम जो है कोई भी चीज़ तब करते हैं, जब सीखते हैं, जब हमें उसके लिए मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। और जो मोटिवेशन है ना, वो दो तरह का मोटिवेशन होता है। एक तो होता है इंट्रिंसिक, अंदर से होता है जो, ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो कि हमें हमारे अंदर से आते हैं, जैसे कि मुझे टीचर बनना है तो बनना है, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए मुझे टीचर बनना है। मुझे स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, एक्टिविटी करवाना, ये सब चीज़ें अच्छा लगता है, इसलिए मैं टीचर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ। एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन,
बेटा आप टीचर बन जाओ, आप सुबह जाओगे 2:30-3 बजे तक घर आ जाओगे, ठीक है, आके आप फैमिली भी संभाल सकते हो, बेस्ट जॉब है। सुबह जाना है तो आफ्टरनून तक वापस आ जाओगे, घर बैठे बैठे, मतलब मोस्टली जो है आप इवनिंग के टाइम पे घर रहोगे और स्कूल में जाओगे, इतने टाइम तक आओगे, सबसे बेस्ट जॉब है। 1.5 महीने की छुट्टियाँ पड़ती हैं, अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, ठीक है। अगर आपका मोटिवेशन ये है एक्सटर्नल कि बाहर वाले आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और आप जो है इम्प्रेस हो रहे हो या फिर मान जा रहे हो, तो वो है एक्सटर्नल मोटिवेशन। समझ में आया? तो मोटिवेशन 2 टाइप का होता है। इसमें ये है कि अगर आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है तो किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से हार्ड वर्क करोगे, क्योंकि आप ये जॉब चाहते हो, काम करना चाहते हो, बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, ठीक है। और एक्सटर्नल में क्या है, एक्सटर्नल में क्या है, लोग आपको बोलेंगे, आपको जो है टीचिंग नहीं दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा कि मुझे इससे जो है मनी मिलेगा, मेरा इसमें टाइम बचेगा, 1.5 मंथ की जो है सैलरी मिलेगी घर बैठे बैठे, जब छुट्टियाँ होती हैं गवर्नमेंट जॉब लगी तो, ठीक है। तब आपका मोटिवेशन ये सब चीज़ें है। और पता चला आप जब टीचिंग फील्ड में जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, क्योंकि अब तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा काम होता है, तब आपको ये चीज़ें पसंद ना आए, आपको लगे कि सुबह 8 से लेकर 3 बजे की जॉब मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं तो जो है सुबह 9 से लेकर जो है 6 बजे की जॉब कर लूँगा, बट मुझे तो जो है आराम से खाली बैठने वाली जॉब चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटर्नशिप जो मोटिवेशन था वो कमी थी, जिस वजह से आपने जो है ये चीज़ें करी। अब मोटिवेशन लर्निंग क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो, जो अंतर से हमारे अंदर से आता है। मोटिवेशन आपको सीखने के लिए क्या करता है, मोटिवेशन आपको सीखने के लिए जो है मोटिवेट करता है, ठीक है, प्रोत्साहित करता है आपको बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर एक तो इंटर्नशिप का एक्सटर्नल मैंने बता दिया है, अब यहाँ पे हम लेते हैं बच्चों के सेंस में, क्योंकि ये तो बड़ों का है कि हाँ इंटर्नशिप है, एक्सटर्नल है, और इसमें बच्चों के सेंस में भी ये होता है कि इंटर्नशिप है और एक्सटर्नल है। कुछ बच्चों के अंदर सीखने की जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है पहले से ही, तो वो बच्चे क्या करते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है कि टीचर उनको पढ़ाएगा, टीचर उनको बताएगा, वो बच्चे खुद, मैं ड्राइंग बना लूँ, मैं मैथ्स कर लूँ, मैं इसकी क्वेश्चन आंसर ढूंढ लूँ, ऐसी चीज़ें बच्चे जो करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बट वही चीज़ें हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन कब होगा, टीचर बच्चे को अप्रिशिएट करता है, अरे बेटा आप तो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो, तो बच्चा सोचेगा कि हाँ मैम ने मेरी तारीफ़ करी है, तो वो एक और ड्राइंग बना के लेके आएगा। और मान लो बच्चे के 10 में से 9 नंबर आ गए, तो टीचर ने उसके लिए क्लैपिंग करवा दी, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि हाँ अगले नेक्स्ट टाइम मैं 10/10 लेके आऊँगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। बच्चों के केस में क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन धीरे धीरे होता है, पर मोस्टली बच्चों को, जो छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़्यादा होता है छोटे बच्चों को। अगर हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, तो वो चीज़ों को करेगा, ठीक है। उनकी तारीफ़ करना, उनके लिए क्लैपिंग करना, उनका बनाया हुआ जो चार्ट पेपर है या कुछ एक्टिविटी है उसको बोर्ड पे लगा देना, तो बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, बच्चा जो है लर्निंग के लिए प्रोत्साहित होगा, मोटिवेट होगा। समझ में आया? तो मोटिवेशन और लर्निंग एक दूसरे से क्या है, कंबाइन है। हम जब छोटे थे, आप खुद से इमेजिन करो, जब हम छोटे थे, अगर हम ठीक से अच्छा काम करते तो हमारे पेरेंट्स हमें अप्रिशिएट करते थे, हमारे टीचर हमें अप्रिशिएट करते थे, तो हम वो काम और अच्छे से करते थे। स्पेशली हैंड राइटिंग के केस में टीचर बोलती थी, अरे वाह आपने तो अच्छा लिखा है, अब नेक्स्ट टाइम ना इससे भी सुंदर लिखना। तो बच्चे सोचते थे हाँ मैम ने मेरी तारीफ़ करी, मैं और अच्छा लिखूँगा। मैं अपना केस बता रही हूँ, मेरे केस में तो ऐसे ही हुआ था। पर ये कि छोटे बच्चे जो है मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। और मोटिवेशन लर्निंग, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों सीटेट क्लियर करना है, हमें क्यों जॉब चाहिए, क्योंकि हम जो है मोटिवेटेड है सीखने के लिए। किस वजह से, क्योंकि हमारे या तो हमें जॉब चाहिए, ठीक है, हमारा मोटिवेशन क्या है, जॉब। मेनली इस केस में जॉब ही हमारा मोटिवेशन है, तभी तो हम सीख रहे हैं। अरे मान लो अगर ये होता कि भाई जॉब नहीं मिलने वाली है, आप तो बस ऐसी पढ़ाई के लिए सीख रहे हो, ज्ञान के लिए सीख रहे हो, तो क्या आप सीटेट का पेपर देते, क्या आप केवीएस डी प्लस भी हरियाणा टेट या फिर वट एवर द एग्ज़ाम जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या आप उसकी प्रिपरेशन करते, आप कभी उसकी प्रिपरेशन नहीं करते। तो यहाँ पे क्या, मोटिवेशन एक रामबाण है। अब चाहे उस मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, वो जॉब हो सकती है, वो फूड हो सकता है, वो तारीफ़ हो सकती है, अप्रिशिएशन हो सकती है, रीइंफोर्समेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर मोटिवेशन हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विदाउट मोटिवेशन तो जस्ट लाइक अ सेल्फलेस
चीज़ें करना। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या करता है, लर्निंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसलिए मैंने इसको डिटेल्स में नहीं लिखी गई हूँ, क्योंकि इसको आप ऑलरेडी अपने डाइट में, डीएल में हर जगह पढ़ चुके हो। बस मुझे इंट्रो देना था और इसके थ्रू जो है ये टॉपिक जो है आपको कवर हो गया है। नेक्स्ट इज फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंट। वो जो फैक्टर जो लर्निंग में आपको हेल्प करते हैं, फिर लर्निंग के रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो पर्सनल फैक्टर हो या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर हो। क्या क्या फैक्टर है? लर्निंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल एंड इन्वायरमेंट। जो हमारी लर्निंग है, जो हम सीखते हैं, वो पर्सनल और इन्वायरमेंट दोनों फैक्टर के थ्रू जो है इन्फ्लुएंस्ड होती है, प्रभावित होती है। अब पर्सनल फैक्टर में इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, कि एक इंसान का आईक्यू कितना है, कितना वो इंटेलिजेंस है, मोटिवेट कितना है बच्चा, इंटरेस्ट किस में है बच्चा, बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें आते हैं पर्सनल फैक्टर। फिर आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आते हैं फिजिकल सराउंडिंग कैसी है उसकी। जैसे कि कोई क्लासरूम है, उसमें डेस्क है, फ़ैन है, विंडो है कि नहीं है, वहाँ पर रूम में बच्चों को जो घुटन तो फील नहीं हो रही है, गर्मी तो फील नहीं हो रही है। सोशल इंटरेक्शन, जिसको सोशल बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड के साथ साथ जहाँ पे वो पढ़ रहा है वो सोशल जो लाइफ बच्चे कैसी है। एंड अवेलेबल रिसोर्सेज क्या क्या है उसके पास, बुक्स है कि नहीं है, नोटबुक है कि नहीं है, ब्लैक बोर्ड है कि नहीं है, डिजिटल बोर्ड है कि नहीं है, लाइब्रेरी की बुक है कि नहीं, क्या है क्या नहीं है। ये सब चीज़ें जो है मिलकर बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को एक शेप देते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चे की लर्निंग प्रोसेस में पर्सनल एनवायरनमेंट दोनों फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर्सनल फैक्टर में क्या आ जाता है, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड एंड इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव एबिलिटी। हर इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटी अलग होती है, सोचने की, समझने की क्षमता, काम करने की एबिलिटी, आईक्यू सब डिफरेंट होता है। एंड लर्निंग कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट देयर एबिलिटी टू एक्वायर एंड प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वही मैंने बोला कि बच्चे की जो लर्निंग एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, बच्चे की सीखने की एबिलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। फिर मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन फ्यूल्ड बाय जेन्युइन इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट। इंट्रिंसिक यानी कि बच्चे के अंदर का जो मोटिवेशन है, ठीक है, आत्मसात जो मोटिवेशन है, प्रोत्साहन है बच्चे को, जेन्युइन जो बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। लीड्स टू अ डीपर इंगेजमेंट एंड मोर इफेक्टिव लर्निंग, जिससे कि बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में डीपर इंगेज होता है, उसको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको हर चीज़ उसके बारे में जाननी होती है। ठीक है, वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये पर्सनल फैक्टर के अंदर आता है, वो बच्चे का पर्सनली इसमें इंटरेस्ट है तो। फिर है एटीट्यूड एंड बिलीफ, लर्नर्स एटीट्यूड टूवर्ड लर्निंग, बच्चे का सीखने के प्रति क्या एटीट्यूड है, क्या स्वभाव है। देयर सेल्फ कंसेप्ट एंड देयर बिलीफ अबाउट देयर एबिलिटी कैन इन्फ्लुएंस देयर लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, बच्चे का क्या एटीट्यूड है, बच्चा सीखना चाहता है भी कि नहीं चाहता, बच्चा एफर्ट्स करना चाहता है कि नहीं चाहता है। ठीक है, उसकी क्या बिलीफ है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, तो आप मेरे से लिख के ले लीजिए, आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मैं ये चीज़ करूँगा, मैं ये चीज़ करके दिखाऊँगा, तो ये मैं आपको 110% लिख के दे सकती हूँ कि आप वो चीज़ कर जाओगे। पर जब आपके मन में 1% भी डाउट होगा ना, तो 100% वो आप चीज़ वो नहीं कर पाओगे। सबसे पहले खुद पे बिलीफ होना चाहिए, येस आई कैन डू इट, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। समझ में आया? तो वही चीज़ बच्चे के साथ है, अगर बच्चे को लगता है कि हाँ मैं चीज़ कर सकता हूँ तो वो करेगा, पर उसके मन में अगर ये आता है कि मेरे को तो आएगा ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, एटीट्यूड एंड बिलीफ भी बहुत मैटर करता है, इसलिए पर्सनल फैक्टर का पार्ट है। फिर है इमोशनल स्टेट्स, इमोशनली अगर बच्चा एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, एक्साइटमेंट में है, तो बच्चे की फोकस को, कंसंट्रेशन को, इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग को अफेक्ट करते हैं। मैंने वही आपको बताया था पहले भी। ठीक है, वही बच्चा खुश है तो भी उसको प्रॉब्लम है, दुखी है तो भी उसको प्रॉब्लम है। हमारी जो इमोशन है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। फिर लर्निंग स्टाइल, इंडिविजुअल हैव डिफरेंट प्रेफरेंस फॉर हाउ दे लर्न। बच्चे की जो सीखने की एबिलिटी होती है, सीखने की क्षमता के अकॉर्डिंग बच्चा अलग अलग मेथड से सीखता है। कुछ देख कर सीखते हैं विजुअल के थ्रू, कुछ सुनकर सीखते हैं ऑडिटरी के थ्रू, कुछ जो करके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, इसलिए काइनेस्टिक है। काइनेस्टिक का मतलब होता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू। प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बच्चे को कितना प्रायर नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, कितना उसको एक्सपीरियंस है, ये भी बच्चे को नई नॉलेज सीखने में हेल्प करता है। फिर है इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या क्या है, लाइक ये फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, वही मैंने बोला, जैसे कि नॉइज़ लेवल कितना है, आसपास शोर है कि नहीं है, लाइट कैसी है, अंधेरा तो नहीं है, क्लासरूम का सेटअप कैसा है, अदर जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे है कि नहीं है। ये सब चीज़ें जो है बच्चे की लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। फिर
कल्चर एंड सोसाइटल फैक्टर्स, यानी कि बच्चे की क्या कल्चरल वैल्यूज़ है, क्या सोसाइटिकल फैक्टर है, वो किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे लाइक कल्चरल नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, सोसाइटिकल एक्सपेक्टेशन क्या है, बच्चे की लर्निंग को, बच्चे के एक्सपीरियंस को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। व्हाट इज़ वैल्यूड इन एजुकेशन, उनके लिए एजुकेशन में किस चीज़ की वैल्यू है, ठीक है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज उनके पास हैं, लाइक मटेरियल्स, लर्निंग मटेरियल है कि नहीं है, टीएलएम है, टेक्नोलॉजी है, अदर रिसोर्सेज है जैसे कि ब्लैक बोर्ड, इंटरेक्टिव बोर्ड, लाइब्रेरी की बुक्स है, ब्लैक बोर्ड है, बुक्स है कि नहीं है, ये सब चीज़ें। टीचर रिलेटेड फैक्टर लाइक ए टीचर, द टीचर्स टीचिंग स्टाइल, टीचर क्या लर्निंग स्टाइल है जो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, टीचर की क्या एक्सपेक्टेशन है, एबिलिटी टू क्रिएट अ सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट एंड क्रूशियल, क्या टीचर बच्चों के लिए सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बना पा रही है कि नहीं बना पा रही है। इंटरेक्शन ऑफ फैक्टर लाइक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर आर इंटरकनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। हम सबको पता है कि पर्सनल और इन्वायरमेंट फैक्टर के एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे एक लर्नर विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड लर्निंग में बी मोर लाइकली टू सीक आउट चैलेंजिंग टास्क इन अ सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। बच्चा जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है काम करने के लिए, सीखने के लिए, वो एक अच्छे सपोर्टिंग लर्निंग इन्वायरमेंट में बहुत अच्छी चीज़ों को सीख पाएगा, ठीक है, चैलेंजिंग टास्क को भी पूरा कर पाएगा, लीडिंग टू डीपर इंगेजमेंट एंड बेटर आउटकम, जिससे कि उसको चीज़ों की बहुत ही डीप नॉलेज होगी और बेटर आउटकम होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो कंसेप्ट अच्छा लग रहा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।